दोस्तों, फिन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी नया वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चलेगा। तो दोस्त, मैं आज ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी एंड थर्मल हाइड्रो एनर्जी में माहिर हो, जो कि इंडियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लान भी है जिसके पास। तो आप लोग सही गेस कर चुके हो। मैं आज अदानी ग्रीन के बारे में बात करने वाला हूँ, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अदानी ग्रीन एक ऐसी कंपनी जो मेनली ऑपरेशन जिसका अदानी ग्रुप का ही एक पार्ट है, जिसके पास अदानी ग्रुप के पास अदानी ग्रीन के पास लगभग 60% का स्टेक है, और जो अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द लीडिंग एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ कंपनीज इन द वर्ल्ड लीड कर रहा है, जिसके पास हाइड्रो पावर, सोलर, वाइंड, हाइब्रिड सब तरह की टोटली रिन्यूएबल एनर्जी का जो भी कैटेगरी है उस सभी में कंपनी लीड कर रहा है। तो अगर ऑपरेशन की बात करूँ तो सोलर पावर में अभी तो 2024 फाइनेंशियल 25 में 70% सोलर में है, वाइंड एनर्जी में 13% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हाइब्रिड एनर्जी में 16%। और ऑपरेशन मैट्रिक्स में बारे में बात करो तो वॉल्यूम के बारे में मतलब सोलर एनर्जी के लिए 16,738 का, और वाइंड में 3,834 एवं हाइब्रिड में 7,398 में का मेगा वोल्ट का एक कैपेसिटी है। उसके बाद जो कॉस्टिंग जो सोलर एनर्जी जो देता है, जो इलेक्ट्रिसिटी देता है, उसका कॉस्टिंग अगर देखें तो सोलर एनर्जी में कॉस्टिंग अभी तो 3.65 पर किलोवाट के हिसाब से ले रहा है। वाइंड में ₹3.45 पर किलोवाट, और हाइब्रिड में 2.80 किलोवाट के आसपास चार्जेस ले रहा है। उसके बाद जो और भी कुछ एक्स्ट्रा मतलब मर्चेंट के साथ कुछ टाइप करके रखा है कि सोवरेन कंट्री पार्टीज के साथ NTPC, NHPC, स्टेट डिस्कॉम्स के साथ पार्टनरशिप भी है। और कंपनी टोटली एक क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन में ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन में फोकस करने में क्या होता है कि एक जगह पे हेड ऑफिस लगा लो, उसके बाद वहाँ से सभी जगह पे सारी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा ही कंपनी के पास अहमदाबाद में एक ऑपरेशन हेड क्वार्टर है, जो इंडिया की 12 स्टेट में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है, ऑटोमेटिकली सब कुछ कनेक्ट कर रहा है। उसके साथ गूगल के साथ ही एक पार्टनरशिप किया है मशीन लर्निंग और AI कैपेबिलिटीज़ के लिए। और रिसेंटली कंपनी ने एक कैपेसिटी बढ़ाया है, जो कि फाइनेंशियल 3.3 गीगावाट की कैपेसिटी बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है, और अभी तो 2025 में अभी तक टोटल 15 गीगावाट के आसपास कैपेसिटी है। और नया प्रोजेक्ट भी जो चल रहा है कि एक 30 गीगावाट का कैपेसिटी 2029 में 30 गीगावाट कैपेसिटी बनाने के लिए 538 स्क्वायर किलोमीटर के एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्लान बना रहा है, जो कि बना रहा है। और कंपनी हैज़ लॉन्च हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एक 500 मेगावाट कैपेसिटी वाला एक ऑपरेशन भी 2027 तक बना लेगा। तो उसके साथ साथ कंपनी के जारी जो सारे प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उस प्रोजेक्ट में देखा जाए तो ज़्यादा डेप्थ बढ़ाया है। एक्चुअली जो कि 2020 फाइनेंशियल ईयर 24 में जो कि 64,858 करोड़ था, तो वो फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़ के हो गया 80,400 करोड़ की। और कंपनी का हमने का फोकस भी जो है वो कि टारगेट अचीविंग 50 गीगावाट कैपेसिटी बाई 2030 तक कैपेसिटी वाला 50 गीगावाट वाला कैपेसिटी बनाने की, और जो कि टारगेट मिक्स है सोलर में 71% आएगा, विंड में 13% और PSV भी 11% और हाइब्रिड में 15%।
तो अभी बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल के बारे में। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी का फाइनेंशियल मार्केट कैप अभी 1,54,000 के आसपास है, जो कि करंट प्राइस है 978, और जिसका स्टॉक भी चल रहा है 93.9 के आसपास 9, जो काफ़ी हाई माना जाता है जिसको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.21%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, एवरेज ऑन एन एवरेज जिसको। और डेप्थ अगर देखा जाए तो 80,000, जो कि ऑलमोस्ट जो कैपिटल है उसका, जो कैपिटल का आधा डिविडेंड है। तो ये एक मतलब अगर आप लोग प्लांट एनर्जी सेक्टर में देखोगे तो लगभग सभी कंपनी का डेप्थ लगभग आधा के आसपास ही है, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी जो प्लांट बनाना पड़ता है, लैंड खरीदना और हर लीज में लेना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है इसके बाद। और अभी तो सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ भी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है। और ये कैश कंपनी के पास है ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास, 6,000 करोड़ के आसपास, जो ऑन एन एवरेज डिसेंट देता है। उसके बाद अभी जाकर देखते हैं कि कंपनी के चार्ट पैटर्न देखते हैं। कंपनी के चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो। पहले तो जाके एक ऊपर में उठा था, हाई टच किया, हाई टच करने के बाद क्या होती है कि हाइडेंसबर्ग ने एक रिपोर्ट पेश किया था कि अदानी में कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए उसके बाद कंपनी का स्टॉक पूरा नीचे तक गिर गया था। गिरने के बाद फिर से ऊपर उठ के फिर अभी जो करेक्शन है उसमें थोड़ा नज़दीक में करेक्शन में गिर गया था। तो अभी जाकर जो देखा जाए तो इस जगह पे तो टोटली अभी कंसोलिडेशन हो रहा है टोटली इस पॉइंट में। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या फंडामेंटल और अच्छा है कि नहीं है। तो आप रिज़ल्ट में आते हैं। रिज़ल्ट का देखो तो मार्च महीने के 2402 का मतलब जो टॉप लाइन देखे तो सेल्स कितना 3,073 करोड़ का, जो कि पिछले साल के मार्च महीने से अच्छा है। और प्रॉफिट का देखो तो 2,402 है, जो कि पिछले साल का से भी बड़े है। और यहाँ पे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 78%। ये काफ़ी अच्छा होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो मतलब बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हो क्या कम कैपिटल इन्वेस्ट करके। तो उसके बाद सब टैक्स इंटरेस्ट काट के जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स देने के पहले इंटरेस्ट देकर, और जो डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन मतलब एक बार एक एसेट खरीद लिया उसके बाद उसका तो धीरे धीरे उसका एसेट लाइफ ख़त्म होते जाता है, इसीलिए इसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो उसी को बात देखे सभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 410 आया, और नेट प्रॉफिट है 383, और EPS अर्निंग पर शेयर हुआ 1.45, जो डिसेंट रिजल्ट दिया है। और उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो सेल्स भी टॉप लाइन भी ग्रो किया और बॉटम लाइन भी ग्रो की, क्योंकि पिछले साल 9,000 था, इस साल में 25 में जो कि 11,000 के आसपास है। और प्रॉफिट का देखो तो 7,000 के पास था पिछले साल फाइनेंशियल 24 में, और फाइनेंशियल 25 में जो कि 8,800 के आसपास। और यहाँ पर भी देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 79%, काफ़ी अच्छा है बोले। और उसके बाद इंटरेस्ट पे किया, डिप्रिसिएशन हुआ, आधा कुछ इनकम हुआ, सब मिला के प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 1,700। और आफ्टर टैक्स देने के बाद यहाँ पे एक चीज़ आप तो देख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आफ्टर प्रॉफिट टैक्स बेसी हुआ। ऐसा क्यों हुआ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस जगह पे ऐसा किस लिए हो गया। तो देख सकते हो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,500 था, उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स मतलब जो पिछले कुछ एक्टिविटीज़ था जहाँ से एक्स्ट्रा टाका आया, नेट प्रॉफिट
2100 तो था। उसके बाद इंटरेस्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस लिए ऐसा ज़्यादा हो गया, क्योंकि प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट एक्स्ट्रा, जो एसोसिएट से एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट आया, इसीलिए टैक्स देने के बाद भी इनका रेवेन्यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स उससे बढ़ हो गया। उसके बाद जाते हैं सेल्स ग्रोथ, और सेल्स ग्रोथ में जाते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। आप देख सकते हो कि सेल्स ग्रोथ में 5 ईयर्स में 34%, 3 ईयर्स में 30%, और प्रॉफिट ग्रोथ में जो कि 5 ईयर्स में 172% और 3 ईयर में 56%। और स्टॉक प्राइस का अगर बात करें तो स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा उठा नहीं, तो आप लोगों को ग्राफ में चार्ट में दिखाया है कि कैसे स्टॉक का प्राइस हुआ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो 16% 5 ईयर्स में और 17% 3 ईयर में हुआ है। अभी जाते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में थोड़ा नज़र डालते हैं कि क्या हुआ है। अगर बैलेंस शीट में देखा जाए तो देखिए, मैं सभी को ओपन कर लेता हूँ। बैलेंस शीट देखा जाए तो बैलेंस शीट में देखिए लॉन्ग बोरोइंग भी ज़्यादा है और शॉर्ट बोरोइंग भी ज़्यादा है, जो कि इसीलिए सारी चीज़ों को वहाँ पे दिखा रहा है कि ऐसे कुछ हो रहा है। मतलब जो कैपिटल लोन ज़्यादा हो रहा है, जो कि जो लोन ज़्यादा है उसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग 40,000 करोड़ के आसपास, और शॉर्ट टाइम बोरोइंग 22,000 करोड़ हो रहा है। और अगर फिक्स एसेट के बारे में बात करो तो लैंड है 20,700 के पास, बिल्डिंग है 800 के पास, प्लान मशीनरी जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात किया था कि ऐसी एनर्जी सेक्टर में प्लान में ही सबसे ज़्यादा खर्च होता है। उसके बाद ठीक है सब तो एसेट मैनेजमेंट। अब कैश फ्लो के बारे में देखें तो कैश फ्लो के बारे में देखें तो ऑपरेशन प्रॉफिट इतना था। उसके बाद कैश ऑन एक्टिविटीज़, जो कि एसेट परचेज के लिए 24,000 करोड़ का इस्तेमाल किया, इन्वेस्टमेंट के लिए 630 करोड़ का, इंटरेस्ट जो भी रिसीव हुआ 722 के आसपास। और यहाँ पे देखें तो प्रोसेस पर बोरोइंग से 39,000 करोड़ का बोरोइंग हुआ है, और बोरोइंग पेमेंट किया 25,000 करोड़ का। और कैश कन्वर्सन साइकिल देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है, 50 डेज के आसपास अच्छा होता है, जितना ज़्यादा कम हो उतना ही अच्छा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में अब देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा यहाँ पे एक साइड में अच्छा भी है, बुरा, दोनों मिक्सअप है। क्योंकि अगर देख सकते हो कि कंपनी के 2023 में जो कि प्रोमोटर्स के साथ जितना था, 2025 में प्रोमोटर्स के पास उससे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर है। उससे जो FIIs है, FIIs में अपना शेयर जो परसेंटेज है उसको कम घटाया, और DIIs में तो सेम ही रखा, DIIs में थोड़ा बढ़ाया है, स्लाइटली बढ़ाया है, इतना ज़्यादा कोई नहीं। और पब्लिक के पास 24% 2%। अगर ओवरऑल व्यू देखें तो DIIs एंड इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर है उन लोगों का आना एक अच्छी माना जाता है कंपनी के बारे में। लेकिन यहाँ पे मिक्सअप है, और जिसके लिए मिक्सअप होने की एक बड़ा कारण है कि यहाँ पे इस अदानी ग्रुप का बहुत बड़ा लोन चल रहा है, और उसके बाद कि वो जो हाइडेंसबर्ग का जो रिपोर्ट आया था उसका भी एक अच्छी खासी इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन हम देखें तो बोल सकते हैं कि कंपनी एक ऑन एन एवरेज टाइप सी है। और आगे अगर फ्यूचर के बारे में बात करें तो फ्यूचर में जाके अगर कंपनी ने अपना थोड़ा जो डेप्थ है उसको थोड़ा घटाए तो ओवरऑल जाके एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बन सकता है। क्योंकि
कंपनी का जो ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों बढ़ रहा है। बस थोड़ा दिक्कत है कि जो डिप में थोड़ा सा दिक्कत है, इसके अलावा सब कुछ ही ठीक ही है। तो अगर वीडियो यहीं पे से ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।